क्या उपकार का है सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत का इतिहास सामान्य अध्ययन देखें यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको देखा जाइए आपको प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत देखिए कि भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृति की बात करते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ मतलब ये हो गया कि प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया की बात यहाँ की। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन जितनी रोचकता है उतनी अन्य किसी में नहीं है। मानव सभ्यता की उत्पत्ति, विकास, संस्कृति, सभ्यता, विभिन्न साम्राज्यों को उत्थान पतन, प्राचीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, धर्म का स्वरूप एवं भारत की साहित्य, वैज्ञानिक तथा कलात्मक उपलब्धियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दिशा में प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करना एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। भारत के इतिहास को पुनर्जीवित करने में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भूमिका उल्लेखनीय रही है। यहाँ जो कहा गया उल्लेखनीय रही है, जिसकी स्थापना सन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स एवं सर विलियम जोन्स के द्वारा के द्वारा हुई। इसके बाद यूरोपवासियों में भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने एवं अंग्रेजों ने यूरोप में प्रचलित इतिहास अध्ययन परंपरा के अनुरूप भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। स्वातंत्र्य प्रेम एवं राष्ट्रीय प्रादुर्भाव के साथ ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की विधिवत रचना की शुरुआत की। देखिए, नामकरण की बात यहाँ जो की गई है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम भारतवर्ष था। इस देश का नामकरण कैसे हुआ, इस संबंध में प्राचीन भारतीय इतिहास का विचारक, विद्वान, साहित्यकार का मत एक नहीं है। महाभारत रचयिता वेद व्यास के अनुसार महाराज दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भरत का देश इस आशय से भारतवर्ष नाम पड़ा। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार भारत एक चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने चार दिशाओं तक भूमि को जीत कर एक विशाल साम्राज्य को वर्ण किया एवं अश्वमेध यज्ञों से यजन किया था, जिससे उनके नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ। मत्स्य पुराण की एक अनुश्रुति में आदि प्रजापति एवं न्याय के व्यवस्थापक महाराज मनु को प्रजा का भरण पोषण करने एवं जन्म देने के कारण भरत तथा जिस भूभाग पर मनु की शासन व्यवस्था परिचित थी उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के संबंध में जैनी एवं भागवतों की परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ, गुणयुक्त एवं महायोगी था। उस भरत के नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या कि नामकरण के संबंध उपयुक्त तथ्य तर्कसंगत नहीं कहे जा सकते। नामकरण के संबंध में उपयुक्त तथ्य तर्कसंगत नहीं कहे जा सकते हैं। नामकरण के संबंध उपयुक्त तथ्य तर्कसंगत नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पर छोटे प्रांतों एवं नगरों के नाम ही रखते हुए देखे गए हैं। नामकरण के संबंध उपयुक्त तथ्य तर्कसंगत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पर छोटे प्रांतों एवं नगरों के नाम से ही रखते हुए देखे गए हैं। बड़े देशों के नाम वहाँ के निवासियों एवं जातियों के ऊपर रखे जाते हैं। इसी संदर्भ वैदिक आर्यों की भरत जाति के नाम पर इस देश का भारतवर्ष नाम माना जा सकता है, क्योंकि यह जाति तत्कालीन परिवेश में राजनीतिक शक्ति, वैदिक साहित्य एवं सभ्यता के विकास में अग्रणी थी। इसी फलस्वरूप इस जाति के द्वारा प्रस्फुटित संस्कृति से प्रभावित सारे राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस तथ्य को सिद्ध करते हुए वायुपुराण में अभिव्यक्त किया गया है। समुद्र के देखिए यहाँ पर क्या, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का देश अर्थात वर्ष भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति निवास करती है। देखिए, भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए। हिंदुस्तान नाम इसे ईरानियों ने दिया। भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। ये लोग स्व को मतलब स्व जो है उसको ह उच्चारित करते थे। इसी के चलते सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू एवं उस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया गया। इस नाम का प्रयोग ईरान से प्रभावित मुस्लिम राष्ट्र करते थे। भारत के निवासी भारतवर्ष या भारतखंड को अंगीकृत कर सके, अन्य नामों का प्रवेश भारतीयता में नहीं हो सका। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। वे सिंध नदी को इंडस इंडस पुकारते थे। इसी फलस्वरूप उस क्षेत्र को इंडिया कहा गया। इंडिया एवं वहाँ पर निवास करने वालों को इंडियन कहा गया। अब प्राचीन भारत की प्राकृतिक अवस्थाओं की बात करते हैं।
प्राचीन भारत की प्राकृतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, जिसमें देखिए विस्तार है। भारतवर्ष का फैलाव अत्यधिक विस्तृत माना गया है। भारतवर्ष का फैलाव अत्यधिक विस्तृत माना गया है, जिसके कारण इस देश को बृहत्तर भारत भी कहा जाता रहा है। देखिए भारतवर्ष का फैलाव अत्यधिक विस्तृत माना गया है। भारतवर्ष का फैलाव अत्यधिक विस्तृत माना गया है, जिसके कारण इस देश को बृहत्तर भारत भी कहा जाता रहा है। बृहत्तर भारत के विस्तार के मत्स्य पुराण में 9 भेद किए गए हैं, जो समुद्र के बीच में आ जाने के कारण एक दूसरे से अलग एवं कठिन है। प्राचीन भारत के बृहत्तर स्वरूप के 9 भेद निम्नलिखित है। देखिए पहला देखिए आप इंद्रद्वीप, दूसरा है कशेरु, तीसरा है ताम्रपर्णी, चौथा है गर्भस्तिमान, पांचवा है नागद्वीप, छठा है सोम, सातवां है गंधर्व, आठवां है वारुण एवं नौवां है सागर से घिरा भारत। वास्तविक अर्थों में इसे भारत की औपनिवेशिक एवं सांस्कृतिक सीमा माना जाना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि अक्सर भारतवर्ष का फैलाव हिमालय और समुद्र का मध्य भाग ही माना जाता है। अब की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर के अंतर्गत आने वाले प्रायद्वीपों में मध्य में त्रिभुज के आकार में अवस्थित भारतवर्ष है। देखिए भारतवर्ष उत्तरी गोलार्ध में 7 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश और 62 डिग्री तक 98 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है। कलकत्ता के ऊपरी क्षेत्र से रण कक्ष तक कर्क रेखा गुजरती है। कलकत्ता के ऊपरी क्षेत्र से रण कक्ष तक, मतलब कलकत्ता के ऊपरी क्षेत्र से गुजरात के रण के कक्ष तक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय है। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ देखिए जो कहा गया क्या कि दक्षिण भाग उष्णकटिबंध एवं उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध एवं उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। दक्षिण भाग उष्णकटिबंध एवं उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल यूरोप से रूस को अलग करने पर शेष के बराबर है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल यूरोप से रूस को अलग करने पर शेष के बराबर है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल यूरोप से रूस को अलग करने पर शेष के बराबर है। भारतवर्ष की लंबाई कश्मीर से श्रीलंका तक 2000 मील एवं चौड़ाई भी काठियावाड़ से असम तक लगभग इतनी ही है। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि सीमाएं देखिए, यहाँ पर सीमा भारतवर्ष उत्तरी सीमा ऊंचा और दुर्गम महागिरी हिमालय है। यहाँ देखिए क्या कि सीमाओं की बात की गई। भारतवर्ष उत्तरी सीमा ऊंचा और दुर्गम महागिरी हिमालय है, जो भारत को एशिया के अन्य देशों से अलग करता है। भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर श्रृंखला सफेद को सुलेमान कृथर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की सिंधु घाटी को अलग करती है। इसे पक्की सीमा नहीं कहा जाता। हिंदुकुश और पामीर की श्रृंखला भारतवर्ष की दृढ़ पश्चिमोत्तर सीमा है। भारतवर्ष के पूर्वोत्तर में हिमालय की श्रृंखला दक्षिण की ओर झुकती है, जिन्हें पटकोई, नागा, जयंतिया, खासी, गारो, रुसाई एवं अराकानयोमा के नाम से संबोधित की जाती है। जिसे क्या रुसाई एवं अराकानयोमा के नाम से संबोधित की जाती है, जो हिंदी चीन और श्याम से भारतवर्ष को अलग करती है। नीचे के क्षेत्र को हिंद महासागर की अथाह जलराशि में 3 तरफ से घेर कर भारतवर्ष की सीमा रेखा निश्चित की गई है। देखिए यहाँ पर क्या नीचे के क्षेत्र को हिंद महासागर के अथाह जलराशि में 3 तरफ से घेरकर भारतवर्ष की सीमा रेखा निश्चित की गई है। भारतवर्ष के प्राकृतिक विभाग की बात की गई है। तो भारतवर्ष के प्राकृतिक विभाग की बात यहाँ पर की गई है। भारतवर्ष के प्राकृतिक विभाग की बात यहाँ पर की गई। संपूर्ण भारतवर्ष को निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बांटा गया। पहला यहाँ पर आपको है हिमालय श्रृंखला की बात की गई है। भारतवर्ष का पहला प्राकृतिक विभाग हिमालय श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 मील लंबी दूरी तक फैली हुई है, जिसमें नेपाल, भूटान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले, कश्मीर एवं शिमला के पास का प्रदेश आता है। यह प्राकृतिक विभाग उत्तरी स्थल सीमा बनाने से लेकर जलवायु, उपज, धार्मिक, राजनीतिक एवं मानवीय जीवन को भी प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर उत्तर भारत में यह प्राकृतिक विभाग हिमालय और विंध्य मेखला के मध्य स्थित है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही इस विभाग का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गंगा घाटी का मैदान। उत्तर भारत के मैदान यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो कहा गया कि यह प्राकृतिक विभाग हिमालय और विंध्य मेखला के मध्य स्थित है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा इस विभाग का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपको गंगा घाटी मैदान, दूसरा सिंधु घाटी मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र घाटी
के मैदान आपको है। देखिए गंगा घाटी मैदान क्या है, देखिए गंगा घाटी का जो मैदान यहाँ पर कहा गया, गंगा घाटी उत्तर भारत के मध्य में, गंगा घाटी उत्तर भारत के मध्य में अवस्थित है, जिसे पहले बंगाल क्षेत्र को छोड़कर मध्य देश के नाम से पुकारा जाता था। माना जाता है कि सबसे पहले आर्य राज्यों का उदय इसी प्रदेश में हुआ था। इसी प्रदेश से भारतीय सभ्यता का प्रसार सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी और दक्षिणी प्रदेश में हुआ था। अब देखिए सिंधु घाटी मैदान देखिए गंगा घाटी के पश्चिम से, गंगा घाटी के पश्चिम क्षेत्र में सिंधु घाटी है, जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित होती है। इनके मध्य एक जल विभाजक है, जो दक्षिण में अरावली और उत्तर में शिवालिक की भुजाओं के मिलने के कारण बना है। इनके बीच में दिल्ली अवस्थित है, जिन्हें दोनों के बीच का द्वार कहते हैं। इस द्वार को पार करने के बाद खैबर दर्रा आता है। ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान की बात यहाँ पर की गई है। गंगा घाटी के पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी अवस्थित है। यह क्षेत्र पर्वतीय प्रदेश है। मध्य देश से आर्य गांधार तक पहुँच गए, लेकिन उस क्षेत्र में उनका प्रसार मंद गति से हुआ। यह दुर्गम क्षेत्र था, जिस पर आक्रमण होना मुश्किल था। इनके अतिरिक्त उत्तरी भारत के मैदानों में दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व राजस्थान और मालवा का प्रदेश आता है। अब आगे यहाँ पर देखिए जो खास बात कही गई है, यानी कि विंध्य मेखला की बात की गई। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां फैली हुई है। यहाँ पर कहा गया क्या, बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विंध्याचल पर्वत की श्रेणी फैली हुई है। भारतवर्ष के निचले प्रदेश में लटकने कारण इसे मेखला या करधनी कहा जाता है। यह पहाड़ी प्रदेश दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। ये पहाड़ी प्रदेश दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें, देखिए यह प्राकृतिक विभाग समुद्र के 3 भागों से घिरा हुआ एवं विंध्य मेखला उत्तर में अवस्थित है। इसके अंतर्गत पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के प्रांत तथा मध्य के पठार समाहित है। इसके दक्षिण में श्रीलंका है। सह्याद्री से लेकर दक्षिण नीलगिरी तक पश्चिमी घाट मिला हुआ है। दक्षिणी त्रिभुजाकार प्रायद्वीप एवं समुद्र के मध्य संकरा समुद्र तट है। दक्षिणी त्रिभुजाकार प्रायद्वीप एवं समुद्र के मध्य संकरा समुद्र तट है, जिसे उत्तर में कोंकण और दक्षिण में केरल कहा जाता है। इस समुद्र तट के पूर्व भाग में पश्चिमी घाट का पर्वतीय प्रदेश है, जिसके उत्तर में महाराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक है। पश्चिम और पूर्वी घाट के मध्य दक्षिण का पठार अवस्थित है। दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र तट से परे पूर्वी घाट की श्रृंखला उत्तर दक्षिण की ओर जाती है। यहाँ भी जो कहा गया दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र तट से परे पूर्वी घाट की श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र तट से परे पूर्वी घाट की श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण क्षेत्र की सभी नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर दक्षिण के पठार से पूर्वी घाट को काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से नीचा एवं पूर्व का समुद्र तट पश्चिमी समुद्र तट से चौड़ा है, जिसका उत्तरी भाग कलिंग एवं दक्षिण भाग चोल मंडलम कहलाता है। अब देखिए सुदूर दक्षिण की बात यहाँ पर की गई है। सुदूर दक्षिण के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि कृष्णा के दक्षिण समुद्र एवं तुंगभद्रा से लेकर कृष्णा के दक्षिण समुद्र एवं तुंगभद्रा से घिरा प्रांत सुदूर दक्षिण या द्रविड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस सुदूर दक्षिण प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पर मिलते हैं, जिनके मध्य का पठार पुराना कर्नाटक है, जो आज का मैसूर है। इसके पूर्व में एवं समुद्र के पीछे तमिल प्रदेश अवस्थित है। केरल और तमिल प्रांत के मध्य में मलय पर्वत है। सर्वाधिक जातिगत भेदभाव इसी प्रदेश में पाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आपको आगे यहाँ प्राचीन भारत के निवासी की बात की गई है। भारतवर्ष के विस्तृत परिवेश के फलस्वरूप उसमें प्राकृतिक क्षेत्रगत एवं जलवायु विभिन्नताएं व्याप्त है, जिसके कारण प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते आए हैं। मानव जीवन एवं सभ्यता के विकास के साथ व्यापार, उपनिवेश, युद्ध, विवाह, यात्रा एवं अन्य सामाजिक कृत्यों को संपादित करने के लिए लोगों का एक स्थान दूसरे स्थान पर आना जाना प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम से भारतवर्ष अनेक जातियों के मिश्रण से एवं अन्य तरीकों से भारतीय जातियों का प्रभाव हुआ। प्राचीन भारत में निम्नलिखित जातियां विद्यमान थी। पहला था आर्य, दूसरा था द्रविड़, तीसरा था सवर पुलिंद, चौथा था आपको किरात, जिसको द्रविड़ बोलते हैं, किरात। और देखिए सबसे यहाँ पर आर्य की जो बात यहाँ पर की गई है, देखिए आर्य जाति, इसको छोड़िए यहीं तक। देखिए यहाँ पे एक खास बात जो कहा कि आर्य की बात, देखिए यह जाति विंध्याचल पर्वत के हिमालय के मध्य में निवास करती है।
यहाँ पर आर्य जाति पर कहा। यद्यपि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देखिए, यद्यपि अभी तक आर्यों के आदि निवास से संबंधित गुत्थे को नहीं सुलझाया जा सका है, फिर भी माना जाता है कि इसके केंद्र मध्य देश में आर्यों का उदय हुआ एवं इसी स्थान से आर्य दक्षिणापथ तथा संपूर्ण आर्यावर्त में फैले। इसके अतिरिक्त भी आर्य संपूर्ण भारतवर्ष में देखे गए पश्चिमी देश में आर्य तुरानी एवं ईरानी जाति से मिले हुए थे। मध्य देश जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं बिहार है, मध्य देश जो वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं बिहार है में आर्य और द्रविड़ों का मिश्रण हुआ था। पूर्व में किरात या मंगोल जाति के साथ आर्यों का मिश्रण हुआ। आर्य जाति की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला देखिए यहाँ पर गेहुआ रंग, दूसरा उन्नत एवं विस्तृत मस्तक, तीसरा उठी हुई नाक, चौथा आपको लंबा आकार, पांचवा लंबा सिर। उसके बाद देखिए द्रविड़ की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए द्रविड़ की बात जो यहाँ पर की उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। हाँ, सुदूर दक्षिण भाग में सबसे पहले तमिलनाडु में द्रविड़ों का आविर्भाव हुआ, यहीं से इनका प्रसार हुआ। ये दक्षिण और उत्तर भारत में आर्यों से मिल गए। द्रविड़ जाति के लोगों की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली रंग कला, दूसरा नाक चपटी, तीसरा लंबा सिर, चौथा मुंह बाल युक्त, पांचवा नाटा कद। देखिए तीसरी यहाँ पर सबर पुरिंद की बात। इस सबर पुरिंद जाति का निवास स्थल विंध्य मेखला के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र था। मध्य में गोंड एवं कोल, पश्चिम में भीड़, पूर्व में संथाल एवं मुंडा इनकी शाखाएं मानी जाती है। यूरोपीय विद्वान इन्हें आस्ट्रिक या आग्नेय कहते हैं। एशिया के आग्नेय द्वीपों दक्षिण पूर्व में इस जाति से मिलते हुए लोग निवास करते हैं, जिसके फलस्वरूप ही यूरोपीय विद्वानों ने इन्हें आग्नेय कहा है। सवरपुरी जाति चारों तरफ से आर्यों से मिली हुई थी। इस जाति में निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला रोम युक्त चेहरा, बौना कद, लंबा सिर, चौथा श्याम वर्ण, पांच चपटी नाक। किरात देखिए, इस जाति को मंगोल या पीली जाति भी कहा जाता है। हिमालय श्रृंखला उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी प्रदेशों में जाति का निवास स्थान है। किरात मूलतः चीन, तिब्बत एवं हिंद चीन से आकर हिमालय प्रदेश में आर्य, द्रविड़ तथा सवरपुरिन से रक्त मिश्रित हो जाने से किरात या मंगोल जाति में परिणत हो गए हैं। इस जाति की विशेषता पूर्व जातियों से मिलती जुलती थी। इनके अलावा भी अन्य जातियाँ भारतवर्ष में आक्रांता बनकर आई, जिनमें प्रमुख रूप से ईरानी, यूनानी, शक, पहब, कुषाण और हुन आए थे, जो आर्यों से मिलते जुलते थे। ये जातियाँ पूरी तरह भारतीय जातियों में कालांतर में समाहित हो गई। इस चीज़ को हम नहीं परखते हैं, बाकी बाद में इसको हम देखें पेज नंबर 8 तक।